हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे थे एंड कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के अंदर हमने अब तक कार्डियोटॉनिक्स के बारे में कवर कर लिया है और सेकेंडली हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एंजाइना क्या होता है। अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स है तो हमारे पास क्या होंगी? The drugs which are used for the treatment of angina pectoris are known as anti-anginal drugs। तो angina pectoris होता क्या है? तो angina pectoris हमारे पास एक ऐसी डिसीज है हार्ट के अंदर स्पेसिफिकली जो कि हमारे पास उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, वो हमारे पास होता है चेस्ट पेन। तो हमारे पास ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस जब हमारे पास चेस्ट के अंदर पेन स्टार्ट हो जाए तो हमारे पास उस डिसीज को कहा जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। अब एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर हमारे पास जो चेस्ट पेन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब चेस्ट पेन जो है वो हमारे पास रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर तक और लेफ्ट आर्म तक। और उसके अलावा हमारे पास कभी कभी जो ये पेन है वो राइट जॉ और हमारे पास जो टीथ है, आर्म है, वहां तक भी हमारे पास जो पेन है वो रेडिएट कर देता है। तो हमारे पास जो पेन स्टार्ट होता है वो हमारे पास चेस्ट के अंदर होता है और हमारे पास आर्म तक पहुंच जाता है। अब जो ये हमारे पास अटैक होता है, जो ये एंजाइना के अटैक्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास जो चेस्ट पेन्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, ये हमारे पास एक्यूट भी हो सकते हैं और ये जो हमारे पास अटैक्स हैं वो क्रॉनिक भी हो सकते हैं और हमारे पास डेथ भी पेशेंट की कॉज करवा सकते हैं। अब जो ये हमारे पास जो एंजाइनल अटैक्स हैं, एंजाइनल अटैक्स हमारे पास या तो किसी इमोशनल अपसेट की वजह से या फिर हमारे पास एक्सरसाइज करने की वजह से या फिर हमारे पास ड्यूरिंग ईटिंग या फिर हमारे पास कभी हमारे पास ये अटैक्स जो है वो हमारे पास इन कंडीशंस के टाइम पे हो सकते हैं या फिर रेस्ट के टाइम पे भी हमारे पास जो एंजाइना के अटैक्स हैं या फिर कोल्ड इंड्यूस्ड एंजाइनल अटैक्स भी होते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, जनरली जो ईसीजी होती है, जो PQRS ST और कर्व होती है हमारे पास प्रॉपर, उसके अंदर क्या हो जाता है, जो ST सेगमेंट होता है ECG का, उसके अंदर हमारे पास डिस्टर्बेंसेस आनी स्टार्ट हो जाती है। अब जो हमारे पास अंडरलाइनिंग हमारे पास कॉज है हमारे एंजाइना का, वो क्या है कि जनरली हमारे पास ऑक्सीजन की जो डिमांड और सप्लाई है उसके अंदर जब डिसरप्शन हो जाती है तो वो हमारे पास एंजाइना का जो अटैक है उसको प्रेसिपिटेट करा देती है। तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, जो हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा कि चेस्ट पेन आनी स्टार्ट, हमारे पास चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाएंगे। जनरली हमारे पास चेस्ट से पेन स्टार्ट होगी, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर तक जाएगी और हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है फर्दर राइट जॉ और हमारे पास राइट आर्म तक हमारे पास जो पेन है वो रेडिएट होना स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो पेन है ये हमारे पास क्यों होती है, क्या होता है हमारे पास अंडरलाइन कोर्स कि हमारे पास क्या हो जाता है, जो ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई है उसके अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाती है। जनरली हमारे पास जो डिमांड होती है वो इंक्रीज हो जाती है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की और हमारे पास जो सप्लाई है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती है ऑक्सीजन की। अब जो ये सप्लाई हमारे पास ऑक्सीजन की डिक्रीज हो जाती है उसका क्या कॉज होता है, उसका कॉज हमारे पास होता है, वन ऑफ द कॉजेज है एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास एक कंडीशन है जो कि जिसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन का डिमांड और सप्लाई है, ऑक्सीजन हमारे पास कौन सप्लाई करता है, ब्लड, और ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर किसके थ्रू ट्रैवल करती है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। ब्लड हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल करता है। अब जो एथेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे ब्लड वेसल का जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारे पास कुछ ऐसा है तो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास डिपोजिशन हो जाएगी कोलेस्ट्रॉल की ब्लड वेसल के अराउंड। और जब हमारे पास डिपोजिशन
हो जाती है कोलेस्ट्रॉल की ब्लड वेसल के अंदर, तब क्या हो जाता है हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है ब्लड वेसल का, जिसके थ्रू अब हमारे पास पहले हमारे पास जब हमारी जो ब्लड वेसल है, जब हमारे पास इनिशियली वो हमारे पास ज्यादा ब्लड को ट्रांसफर करवा पा रही थी, लेकिन जब उसके अंदर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाएगा तब उसका जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास जो ब्लड हमारे पास होता है, ब्लड का वॉल्यूम जो कि हार्ट तक पहुंचता है या फिर ऑर्गन्स तक पहुंचता है, उसके लेवल के अंदर हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। और जब ये लेवल हमारे पास डिक्रीज हो जाता है तब हमारे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास डिक्रीज हो जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, हमारे पास चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाते हैं। अब उसके अलावा हमारे पास जो ये ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो हमारे पास कब इंक्रीज होती है, जब हमारे पास या तो कोई जो पेशेंट है या पर्सन है वो हमारे पास एक्सरसाइज कर रहा हो, या फिर हमारे पास जो हार्ट मसल्स हैं उनके अंदर हमारे पास लेग से ऑक्सीजन पहुंच रही है और वो हमारे पास डिमांड इंक्रीज कर दे। और उसके अलावा जब हमारे पास हार्ट मसल्स के अंदर न्यूट्रिशन कम पहुंच रहा हो। अब हमारे पास जो ये डिमांड है हार्ट के मसल्स की, वो हमारे पास कोरोनरी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा के हमारे पास रीच कर जाती है, लेकिन जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है उसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, जो ब्लड फ्लो होता है वो फर्दर डिक्रीज हो जाता है हार्ट के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हम हार्ट के थ्रू रिमूव नहीं कर पाते। अब जो हमारे पास मेजर टाइप ऑफ एंजाइना आता है वो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फर्दर एंजाइना होता है। या तो हमारे पास एंजाइना जो होता है वो हमारे पास एक्सर्शनल एंजाइना हो सकता है, या फिर हमारे पास वेरिएंट एंजाइना हो सकता है। अब जो एक्सर्शनल एंजाइना होता है, एक्सर्शनल एंजाइना क्या होता है, हमारे पास जब कोई पेशेंट हमारे पास एक्सरसाइज कर रहा हो और उसके बाद हमारे पास चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए, तो या फिर कोई हमारे पास हैवी वर्क कर रहा हो तो उसके बाद हमारे पास चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए, तो उस पेशेंट को हमारे पास एक्सर्शनल एंजाइना होता है। और जब हमारे पास जो पेशेंट है वो रेस्ट के अंदर है और रेस्ट के अंदर हमारे पास जो है चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए, तो उन पेशेंट की कंडीशन में हमारे पास कहा जाता है कि उस पेशेंट को हमारे पास वेरिएंट एंजाइना है। एंजाइना हमारे पास अगर स्पेसिफिक बात करें तो एंजाइना हमारे पास 3 टाइप्स का है, क्लासिकल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना एंड अनस्टेबल एंजाइना। अब जो क्लासिकल एंजाइना होता है वो हमारे पास क्लासिकल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना जो है ये हमारे पास एक्सर्शनल एंजाइना के अंदर आता है, और वेरिएंट एंजाइना हमारे पास वेरिएंट एंजाइना के तो अंदर है। जो हमारे पास क्लासिकल एंजाइना होता है, क्लासिकल एंजाइना के अंदर क्या होता है, हमारे पास एक्सर्शनल एंजाइना है। जब कोई हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी किसी पेशेंट की हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, तो ड्यू टू इंक्रीज इन द फिजिकल एक्टिविटी, और हमारे पास या फिर when the angina is provoked by the physical activity, the chest pains it causes the chest pains, then the person is said to have unstable angina। तो बेसिकली हमारे पास जिस पेशेंट के अंदर एक्सरसाइज करने की वजह से या फिर इमोशनल स्ट्रेस की वजह से और हमारे पास जो एंजाइना की हमारे पास सिम्टम्स स्टार्ट हो जाए, तो उस पेशेंट को हमारे पास क्या क्या जाता है कि उस पेशेंट को हमारे पास एक्सर्शनल एंजाइना है। अब उसके बाद अब अनस्टेबल एंजाइना और क्लासिकल एंजाइना में हमारे पास क्या फर्क होता है। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी, जब सिग्निफिकेंट फिजिकल एक्टिविटी होती है तब हमारे पास एंजाइना के सिम्टम्स आते हैं, और क्या हो जाता है हमारे पास क्लासिकल एंजाइना में रेस्ट की हेल्प से और नाइट्रेट्स के एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे पास जब सिम्टम्स चले जाते हैं एंजाइना के, तब कहा जाता है कि हमारे पास क्लासिकल एंजाइना है उस पेशेंट को। अब सेकेंडली हमारे पास जो वेरिएंट एंजाइना आता है, वेरिएंट एंजाइना के अंदर हमारे पास चेस्ट पेन्स रेस्ट के अंदर आते हैं, टिपिकली नाइट में या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे पास सिम्टम्स आते हैं। और हमारे पास ये जो सिम्टम्स है ये स्ट्रेस के या फिर एक्सर्शन के साथ रिलेटेड नहीं होते। हमारे पास जनरली उसका जो अंडरलाइन कॉज होता है अनस्टेबल एंजाइना का, वो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। अब थर्ड टाइप का जो हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना आता है, अनस्टेबल एंजाइना हमारे पास पेशेंट को रेस्ट के अंदर भी हो सकता है
या फिर अगर मिनिमल एक्सरसाइज जो पेशेंट अगर करे तो उससे भी जब हमारे पास प्रोवोक हो जाए एंजाइना, तब कहा जाता है कि हमारे पास पेशेंट को अनस्टेबल एंजाइना है। तो तीनों एंजाइनास आई होप क्लियर है। हमारे पास सबसे पहले क्लासिकल एंजाइना है जो कि हमारे पास एक्सरसाइज करने पे होता है और रेस्ट करने पे और हमारे पास नाइट्रेट्स एडमिनिस्टर करने पे एंजाइना के सिम्टम्स चले जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना के केस में हमारे पास रेस्ट में जब पेशेंट हो तो अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर रात को हमारे पास जब एंजाइना के सिम्टम्स आए, और जनरली ये जो सिम्टम्स है वो स्ट्रेस या एक्सरसाइज के साथ हमारे पास रिलेटेड नहीं होते। थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ एंजाइना है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना। और अनस्टेबल एंजाइना होता है जब हमारे पास जो पेशेंट है वो या तो रेस्ट में हो तो भी जाता है, फिर हल्की से हमारे पास बहुत ही अगर हमारे पास कम या मिनिमल हमारे पास एक्सर्शन हो या फिजिकल एक्टिविटी हो तो उसके साथ भी हमारे पास चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस पेशेंट को हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना होता है। सो अब उसके अलावा हमारे पास जो एंजाइना है, एंजाइना के केस में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है जनरली पहले हमारे पास एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर होता था EDRF। EDRF क्या होता है हमारे पास? इन द केस ऑफ एंजाइना हमारे पास एक टर्म आती है EDRF। EDRF क्या होता है हमारे पास? एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। अब एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर क्या होता है हमारे पास? अब हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स से बनी हुई होती है, और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स अगर हम करवा देंगे तो हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज हो जाएगी, और वेसोडाइलेशन कॉज हो जाएगी तो हमारे पास वेसल्स जो है उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और साइज इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो ब्लड की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो अब हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो हमारे पास एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर होता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो हमारे पास ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करवा सकता है। अब जो हमारे पास ये नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड की हमारे पास सिंथेसिस होती है विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम व्हिच इज नोन एज नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज। अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम होती है ये हमारे पास क्या करती है? नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस करवा देती है। अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस होती है हमारे पास तो वो कैसे एक्ट करता है? इट एक्ट्स लाइक एन एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। और हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड की जो सिंथेसिस होती है वो हमारे पास एक अमीनो एसिड से होती है। हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज एंजाइम है वो L-आर्जिनिन के ऊपर हमारे पास एक्ट करता है। L-आर्जिनिन से हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड की सिंथेसिस होती है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो अल्टीमेटली क्या करता है हमारे पास? CGMP प्रोड्यूस कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड CGMP की प्रोडक्शन कर देता है, और ये जो CGMP है ये हमारे पास क्या करता है? फर्दर हेल्प करता है इन वेसो डायलेशन। और उसके अलावा हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज है वो हमारे पास होता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयंस। सो कैल्शियम आयंस जो है वो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज में हेल्प करता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे पास CGMP रिलीज करवा देता है, और CGMP जो है वो हमारे पास फर्दर वेसोडाइलेशन करवा देता है। अब जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है ये हमारे पास डिफरेंट एरियाज पे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन करवाता है। अब वैस्कुलर स्मूथ मसल रिलैक्सेशन यानी कि वैस्कुलर यानी कि जो वो स्मूथ मसल जो कि हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो ब्लड हमारे पास क्या हो जाता है? जो हमारे पास कोई भी ऐसा एजेंट जो कि कैल्शियम का रिलीज करवा दे हमारे पास वैस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर,
तब जब हमारे पास कैल्शियम का रिलीज हो जाता है तब क्या हो जाता है, हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास रिलीज होनी स्टार्ट हो जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास क्या कर जाती है, CGMP की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। और CGMP की फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, जो वैस्कुलर स्मूथ मसल है उसकी हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाती है। वैस्कुलर स्मूथ मसल की हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाती है। अब उसके अलावा हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास प्लेटलेट्स के ऊपर और आरबीसीज के ऊपर भी इफेक्ट शो करता है। प्लेटलेट्स का जो एग्रीगेशन होता है उसको हमारे पास स्टॉप करवा देता है। इन द केस ऑफ हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड में हमारे पास और क्या करता है, फर्स्ट एक्शन हमने पढ़ा कि हमारे पास वैस्कुलर स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देता है। सेकेंड एक्शन क्या होता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड के केस में, इट इनहिबिट्स प्लेटलेट एग्रीगेशन, तो हमारे पास प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है। अब उसके अलावा हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर भी इफेक्ट करता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हमारे पास उन टिश्यूज पे इफेक्ट नहीं करता जहाँ पे हमारे पास सिंपैथेटिक और कोलिनर्जिक नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास CNS के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड इफेक्ट शो करता है। अब जो हमारे पास मेजर जो एंजाइना का ट्रीटमेंट होता है वो हमारे पास होता है कि हमें जो एंजाइना के पेशेंट्स हैं, एंजाइना के बारे में हमने क्या पढ़ा कि एंजाइना के पेशेंट्स में ऑक्सीजन की डिमांड और जो सप्लाई है उसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं और जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास चेस्ट पेन्स कॉज होते हैं। और जो हमारे पास अब ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई के अंदर हमारे पास अगर चेंजेस आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, मतलब कि हमारे पास जो ब्लड वेसल्स हैं अगर हम उनको डायलेट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो हमारे पास बेटर हो जाएगी। तो हमारे पास जो मेन एम है एंजाइना के ट्रीटमेंट का वो है हमारे पास कोरोनरी डायलेशन। और हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास जो वर्कलोड है हार्ट का उसको डिक्रीज करना, या फिर हमारे पास ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको डिक्रीज करना। हम सप्लाई को इंक्रीज कर देंगे और डिमांड को डिक्रीज कर देंगे तो जो चेस्ट पेन है वो अपने आप हमारे पास ट्रीट हो जाएंगे। तो जो ड्रग्स हमारे पास यूज होती हैं इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, वो हमारे पास जो मेजरली कॉमनली यूज ड्रग्स हैं वो है हमारे पास ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। सो अब हम आते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर। सो अगर एंटी एंजाइनल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहली जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। अब जो ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के अंदर हमारे पास एजेंट्स आते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन के अलावा हमारे पास आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के अंदर हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर्स हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, प्रोपैनोलोल, एटिनोलोल जैसी ड्रग्स आती है हमारे पास। अब उसके अलावा नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास डिल्टियाज़ेम, विरापामिन जैसी ड्रग्स आती है। अब उसके अलावा पोटेशियम चैनल ओपनर्स होते हैं। पोटेशियम चैनल ओपनर्स के अंदर हमारे पास निकोरांडिल, अम्लोडिपिन,
जैसी ड्रग्स आती है। नेक्स्ट जो हमारे पास मिसलेनियस एजेंट्स हैं, मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर हमारे पास डायपिरिटामोल और लिडोफ्लाजिन जैसी ड्रग्स आती हैं। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी-एंजाइलर ड्रग्स। एंटी-एंजाइलर ड्रग्स के अंदर हमारे पास 5 मेजर क्लासेस हैं ड्रग्स की। सबसे पहली जो क्लास है दैट इज ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के अंदर हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट आती है। बीटा एडिनर्जिक ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास प्रोप्रानोलोल और एटीनोलोल आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर हमारे पास वेरापामिल डिल्डियाजेम ड्रग आती है। पोटेशियम चैनल ओपनर्स के अंदर हमारे पास निकोरांडिल ड्रग आती है। और मिसलेनियस एजेंट्स के अंदर हमारे पास डायपिरिटामोल ड्रग आती है। तो ये जो सारी ड्रग्स हैं ये हमारे पास एंजाइना के ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है। अगर सबसे पहले जो ग्रुप है हमारे पास, अगर उसकी बात करें, दैट इज ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज ड्रग्स हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, उसके अंदर आती है। तो अब जो ये नाइट्रेट्स हैं ये बेसिकली अपना एक्शन कैसे शो करते हैं। नाइट्रेट्स जो है ये हमारे पास बॉडी के अंदर जाके नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड, हमने अभी पढ़ा कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास CGMP की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देती है। CGMP जो है वो हमारे पास क्या कर देता है, फर्दर हमारे पास वेसोडाइलेशन कॉज कर देता है। कैसे वेसोडाइलेशन कॉज कर देता है, वैस्कुलर स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाने के बाद। सो हमारे पास जब हमारे पास रिलैक्सेशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारे पास वैसोडाइलेशन हो जाती है, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो ब्लड की मूवमेंट है, जो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। ब्लड की सप्लाई हमारे पास इंप्रूव हो जाती है, और ब्लड की सप्लाई इंप्रूव होने की वजह से हमारे पास जो एंजाइना है उसके अंदर रिलीफ आ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं वो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई को डिक्रीज करने के लिए और ऑक्सीजन की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए। हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज करने के लिए और ऑक्सीजन की डिमांड को डिक्रीज करने के लिए। सो अब जो ये नाइट्रेट्स हैं, अगर नाइट्रोग्लिसरीन आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की बात करें तो हमारे पास जो ये नाइट्रेट्स हैं, नाइट्रेट्स हमारे पास मेजर जो इसका एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है दैट इज सबलिंगुअल रूट। अगर हम एक्यूट अटैक किसी पेशेंट को, हमारे पास चेस्ट पेन्स हो रही है या फिर एंजाइना का अटैक आ रहा है किसी पेशेंट को, तो हम जनरली उस पेशेंट के अंदर क्या किया जाता है, सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन प्रिस्क्राइब किया जाता है। और हमारे पास ऑरल रूट से तभी दिया जाता है अगर हम प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स को। और उसके अलावा हमारे पास सबलिंगुअल रूट क्यों प्रेफर किया जाता है, क्योंकि सबलिंगुअल रूट के थ्रू हमारे पास जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारे पास स्किप हो जाता है और हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए एक्शन रहता है सबलिंगुअल हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन का या ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स का। अब उसके अलावा हमारे पास सस्टेन्ड प्रिपरेशंस आती हैं जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द प्रोलॉन्ग्ड एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। अब जो हमारे पास सबलिंगुअल रूट से जब हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं या तो हमारे पास क्या होता है कि जो इफेक्ट है वो विद इन 1 to 2 मिनट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाता है, और सिर्फ प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट के लिए या फिर प्रिवेंशन के लिए कि हमारे पास एंजाइना का अटैक ना आए पेशेंट को, तो हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो ओरल रूट से दी जाती है। और हमारे पास जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये हमारे पास इनएक्टिवेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ GIT और जो हमारे पास हेपेटिक एंजाइम्स होती हैं। अब कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन और ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के, वो क्या है हमारे पास, थ्रोम्बिक हेडेक कॉज करता है, डिजीनेस कॉज करता है, वीकनेस कॉज करता है, पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज हो जाती है और टेकिकार्डिया कॉज हो जाता है ड्यू टू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। अब ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स के अंदर हमारे पास जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसकी हमारे पास ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट करके हमारे पास सॉल्ट आता है। जो ये ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट सॉल्ट होता है ये हमारे पास
एज ए ट्रांसडर्मल पैच, हमारे पास एज ए ट्रांसडर्मल पैच भी अवेलेबल है, एज ए ओरल रूट टैबलेट भी अवेलेबल है, और उसके अलावा हमारे पास एज ए सबलिंगुअल जो टैबलेट है उसकी तरह भी अवेलेबल है। अब जो हमारे पास ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट आता है, ये हमारे पास इन्वायरमेंट के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट को या फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोग्लिसरीन को हम एम्बर कलर्ड बॉटल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास एमाइल नाइट्रेट अवेलेबल होता है, और हमारे पास आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट अवेलेबल होता है, जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स है। अब जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है वो हमारे पास 5 to 10 mg की डोजेस दिए जाते हैं सबलिंगुअली 3 times a day, और या फिर उसके अलावा हमारे पास ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का, दैट इज 20 minutes, और इसका जो इफेक्ट है वो हमारे पास 12 hours तक लास्ट करता है। जो हमारे पास ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं, इनको हम एंजाइना पेक्टोरिस की ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स यूज करते हैं। उसके अलावा जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स यूज करते हैं। और लास्टली साइनाइड पॉइजनिंग जिन पेशेंट्स के अंदर हो जाती है, तो साइनाइड पॉइजनिंग के अंदर भी हम ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स यूज करते हैं। सो विद दिस आपकी जो फर्स्ट क्लास है ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स वो फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी क्लासेस के बारे में